आज तो ये आपको कहने के लिए आया हूं कि जो पुराना हिंदुस्तान, जिसके लिए कभी कभी हमें शर्मिंदा होना पड़ता है कि इतनी सदियों तक हम गुलाम रहे, लेकिन आज जो हम आजाद हुए हैं वो आजाद हिंदुस्तान के सुपुत्रों का एक कर्तव्य है कि इसको फिर गुलाम बनने न दे और इसको फिर पीछे हटने न दे, आगे हटाना। तो आज दुनिया का ढंग क्या है, उसी माफक हिंदुस्तान को चलना है, तब तो हिंदुस्तान आजाद जिंदा हो सकता है और आगे बढ़ सकता है। बरस 1875 गुजरात के खेड़ा जिले के नाडियाड कस्बे के एक घर में दिवाली के कुछ दिन बाद फिर दिए जले थे। झावेरी भाई पटेल और लाडबा के घर बेटे का जन्म हुआ था, जिसकी ज्योति आगे चलकर गुलामी की जंजीरों में जकड़े भारत को रोशन करने वाली थी, आजाद कराने वाली थी और नए भारत का नक्शा गढ़ने वाली थी। इस बच्चे का नाम वल्लभ रखा गया, वल्लभ भाई झावर भाई पटेल। वल्लभ अपने 6 भाई बहनों में चौथे नंबर पर थे और बचपन से ही पढ़ाई में तेज थे। हालांकि शिक्षा के दौरान इन्हें तमाम कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। अपनी प्राथमिक शिक्षा पैतृक गांव करमसद से पूरी करने के बाद ये आगे की शिक्षा के लिए पास के कस्बे पेटलाद के एक स्कूल में भर्ती हो गए। 1897 में 22 बरस की उम्र में इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा नाडियाड के माध्यमिक स्कूल से पास की। इसके बाद 25 बरस की उम्र में इन्होंने प्लीडर की परीक्षा पास की और गोधरा में प्रैक्टिस शुरू की। बचपन से ही उन्हें काफी अभावों के साथ रहना पड़ा। अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए कड़ी मेहनत भी करनी पड़ी। साथ में उन्होंने अपने भाई श्री विठल भाई पटेल को भी सपोर्ट किया। उनका यह प्रयास रहा कि वो बाहर जाकर, देश से बाहर जाकर विदेश में लॉ की पढ़ाई पूरी करें, जो उन्होंने की, लेकिन उसमें उन्हें काफी समय लगा। 1902 में ये बोरसद चले आए। फौजदारी के मुकदमों पर इनकी अच्छी पकड़ थी। इस दौर में इनकी पत्नी झावेरी बाई बड़ी ताकत रही, जिनके साथ इनका विवाह 1893 में 18 बरस की उम्र में हुआ था। बैरिस्टर यानी बार एट लॉ की पढ़ाई के लिए वल्लभ भाई पटेल जुलाई 1910 में लंदन चले आए और मिडिल टेम्पल इन में दाखिला लिया। इस वक्त इनकी उम्र करीब 35 बरस थी। बड़ी मशक्कतों के बाद ये अपनी क्लास में अव्वल भी रहे। 1913 में पढ़ाई पूरी कर वल्लभ भाई पटेल भारत वापस आ गए और अहमदाबाद में प्रैक्टिस शुरू की। जल्द ये एक नामचीन फौजदारी वकील बन गए। वल्लभ भाई वकालत के साथ साथ सामाजिक कामों में भी आगे रहते थे। इन्होंने नशे के खिलाफ, छुआछूत और महिलाओं के अत्याचार के खिलाफ मोर्चा खोला था, पर उन दिनों इनकी रुचि राजनीति में ज्यादा नहीं थी। साल 1917 में अहमदाबाद में इन्होंने सफाई कमिश्नर का चुनाव जीता। इसके बाद स्थानीय निकाय के मुद्दे पर अंग्रेजों से इनकी लगातार टक्कर होती रहती थी। फिर नवंबर 1917 में ही पटेल का गांधी से पहला सीधा संपर्क तब हुआ जब दोनों गोधरा में गुजरात राजनीतिक सम्मेलन में हिस्सा ले रहे थे। अहिंसा की अवधारणा से प्रभावित हो वल्लभ भाई पटेल जल्द गांधी के अनुयायी बन गए। फिर खेड़ा सत्याग्रह का दौर तब आया जब अंग्रेजों ने लगान में 30% की भारी वृद्धि कर दी थी, जिसका विरोध स्वाभाविक था। गांधी जी खेड़ा सत्याग्रह का नेतृत्व करने के लिए पटेल की अपनी पसंद पर विचार करते हुए लिखते हैं कि बहुत से लोग मेरे पीछे चलने को तैयार थे, लेकिन मैं ये तय नहीं कर सका कि मेरा डिप्टी कमांडर कौन होगा। तब मैंने वल्लभ भाई के बारे में सोचा। यह आंदोलन वल्लभ भाई पटेल के जीवन में मील का पत्थर साबित होने वाला था। इसकी कामयाबी इनकी पहली बड़ी सफलता थी। उसके बाद स्वतंत्रता संग्राम में पटेल ने बेहद अहम भूमिका निभाई। इन्होंने
गुजरात सभा को सन 1919 में गुजरात सूबे की कांग्रेस कमेटी में परिवर्तित कर दिया। ये सचिव बने और महात्मा गांधी अध्यक्ष। पटेल फिर महात्मा गांधी के स्वराज के प्रचार में जी जान से जुट गए। ये वही दौर था जब देश में आजादी की लड़ाई एक नई अंगड़ाई ले रही थी। इसको बल देते हुए महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। वल्लभ भाई पटेल ने इसे देश के हर कोने तक पहुंचाने में सक्रिय भूमिका निभाई। अपनी विदेशी शिक्षा और पश्चिमी पोशाक को उतार फेंका और खादी में रम गए। गुजरात में तो इनकी छवि महानायक की बन गई थी। इसकी बानगी तो देखिए। उस दौर में कुछ ही महीनों में पूरे प्रदेश का दौरा कर इन्होंने कांग्रेस के लिए 3 लाख नए सदस्य बनाए और करीब 15 लाख रुपए इकट्ठे किए थे। इन सभी सफलताओं ने पटेल की राजनीतिक पारी को गति दी थी। 1920 में इन्हें गुजरात प्रदेश कांग्रेस समिति का अध्यक्ष चुना गया। 4 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास घटे चौरी चौरा कांड के बाद जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला किया तो कांग्रेस के भीतर उनकी काफी आलोचना हुई थी। इसको गलत राजनीतिक निर्णय बताया गया था, लेकिन पटेल गांधी जी के फैसले के पक्ष में रहे। 1923 में जब महात्मा गांधी जेल में थे तो कांग्रेस ने इन्हें नागपुर आंदोलन की अगुवाई करने की जिम्मेदारी सौंपी। पटेल ने देश भर से हजारों लोगों को जमा कर नागपुर में राष्ट्रीय पताका फहराई थी। फिर 1928 में बारडोली सत्याग्रह हुआ। इसके बाद पटेल का नाम पूरे देश में फैल गया। ये वही आंदोलन था जिसके बाद वल्लभ भाई सदा के लिए सरदार हो गए। वल्लभ भाई झवेर भाई पटेल भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के एक महान नेता के रूप में भी जाने जाते हैं, जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका ही नहीं निभाई, बल्कि स्वतंत्रता के पश्चात जब भारत के एकीकरण की, सभी राज्यों के समन्वय की बात चली तो उन्होंने उसमें सबसे महत्वपूर्ण अग्रणी भूमिका निभाई, जिसके कारण उन्हें सरदार के नाम से या लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। वल्लभ भाई पटेल को बारडोली के किसानों ने सरदार की उपाधि से नवाजा था, जो इनकी पहचान बन गई। 1930 में दांडी मार्च के दौरान हुई गिरफ्तारियों में इनका नाम प्रमुख था। नमक सत्याग्रह के दौरान सरदार के ओजस्वी भाषण के चलते हजारों लोग आजादी की जंग में शामिल हुए थे। 1931 में गांधी इरविन समझौते के बाद पटेल जेल से बाहर निकले और उसी बरस इन्हें कराची अधिवेशन में कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। यह अधिवेशन कई मायनों में महत्वपूर्ण साबित हुआ। पटेल की अध्यक्षता में इसी अधिवेशन में धर्मनिरपेक्ष भारत का ख्वाब देखा गया था। इसके बाद अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की जंग निर्णायक दौर की तरफ बढ़ती चली गई। सरदार को भरोसा ही नहीं, विश्वास था कि जल्द ही देश को अंग्रेजों से मुक्ति मिलेगी और भारत भारतवासियों का होगा। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन तक पटेल की सक्रियता और भूमिका दोनों बढ़ गई थीं। देश भर में दौरा कर ये परम राष्ट्रभक्त जनता से इस आंदोलन से जुड़ने की अपील किया करते थे। जाहिर है ब्रिटिश हुकूमत की नजर में सरदार एक बार फिर चुभने लगे थे। कुछ ही दिनों बाद तमाम राष्ट्रीय नेताओं के साथ इन्हें भी गिरफ्तार कर अहमदनगर के किले में रखा गया। फिर 3 बरस बाद 1945 में इनकी रिहाई हुई, लेकिन तब तक हालात अंग्रेजों के खिलाफ होने लगे थे। दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो चुका था और अंग्रेज जीत के बाद भी पस्त थे। अर्थव्यवस्था खस्ते हाल थी और मनोबल दुबला हो चुका था। रही सही कसर महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे तेज तरार नेताओं ने पूरी कर दी थी। आम नागरिक भी आर पार की लड़ाई को तैयार था। उसके अंदर से जेल जाने का भय खत्म हो चुका था। अंग्रेज इस सच्चाई को समझ चुके थे और 2 बरस बाद 15 अगस्त 1947 को दक्षिण एशिया के इतिहास ने नया मोड़ ले लिया था। भारत की आजादी के परचम को विश्व ने देखा और सराहा था। आजादी के बाद सबसे बड़ी चुनौती थी भारत को एक सूत्र में पिरोने की। पाकिस्तान तब तक एक अलग देश बन चुका था। देसी रियासतों के पास विकल्प था भारत या पाकिस्तान में से किसी एक को चुनने का। रियासतों को मनाने और भारत में विलय कराने की अहम भूमिका सरदार पटेल को सौंपी गई।
जो स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सरदार पटेल पहले होम मिनिस्टर बने। उस समय जो प्रमुख समस्या थी वह थी भारतीय राज्यों का भारतीय राष्ट्र में विलय, क्योंकि एक भारतीय संघ की संकल्पना संविधान द्वारा की गई थी। लगभग 565 से अधिक रियासतें उस समय थी जिनको भारत में मिलाना अत्यधिक आवश्यक था। स्वतंत्रता के पश्चात जो चुनाव हुए उसमें कांग्रेस ने अनेक राज्यों में मेजॉरिटी हासिल की और अपनी सरकार बनाई। लेकिन उसी समय जो प्रमुख प्रश्न सामने आया वह था भारतीय राज्यों का विलय। लेकिन ये आजादी खंडित थी। अंग्रेजों के खिलाफ चले आंदोलन की परिणति अखंड भारत की सूरत में होनी थी, पर देश को बंटवारे का जहर पीना पड़ा। जैसा कि हमने बताया कि 14 अगस्त 1947 को दुनिया के नक्शे पर एक नए देश पाकिस्तान का जन्म हुआ था। विभाजन के नियम अंग्रेजों ने तय किए थे। बंटवारा सिर्फ जमीन का ही नहीं हुआ था, आबादी भी धार्मिक आधार पर बटी थी। देश सांप्रदायिकता की आग में जल उठा था, लेकिन असली मसला देसी रियासतों का था। आजादी के समय देश में कुल 565 रियासतें थीं। बतौर गृह मंत्री सरदार पटेल पर लोगों की सुरक्षा और देश को एक रखने की दोहरी और कठिन जिम्मेदारी थी। कुछ रजवाड़े जागरूक और देशभक्त थे, लेकिन कई ऐसे भी थे जो अंग्रेजों के जाने के बाद स्वतंत्र शासक बनने का ख्वाब देख रहे थे। सरदार पटेल ने राजाओं और नवाबों से देशभक्ति की भावना दिखाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा था कि राजा रजवाड़े भारत के साथ अपने भविष्य को जोड़ें और ऐसे जिम्मेदार शासक की तरह बर्ताव करें जो अपनी प्रजा के भविष्य की चिंता करता है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि देसी राजाओं का अलग राज्य बनाने का सपना असंभव है और भारतीय गणतंत्र का हिस्सा बनने में ही उनकी भलाई है। 5 जुलाई 1947 को सरदार पटेल ने रियासतों पर भारत सरकार की नीति स्पष्ट करते हुए कहा था कि रियासतों को 3 विषयों सुरक्षा, विदेश और संचार व्यवस्था के आधार पर भारतीय संघ में शामिल किया जाएगा। कई रियासतों ने भारत सरकार की बात मानी और 15 अगस्त तक आने से पहले ही विलय पत्र पर दस्तखत कर दिए। कुछ राजाओं ने प्रतिरोध के बाद विलय की बात मान ली, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद हैदराबाद, जूनागढ़, भोपाल और जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा बनने को तैयार नहीं थे। जूनागढ़ ने पाकिस्तान में मिलने की घोषणा की, जबकि कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने अलग देश बने रहने का ऐलान किया था। 5 सितंबर 1947 को जूनागढ़ के नवाब मोहम्मद महाबत खान जी ने पाकिस्तान के साथ विलय पत्र पर दस्तखत कर दिए। सरदार पटेल ने नवाब से अपना फैसला बदलने को कहा, लेकिन नवाब नहीं माना। इस बीच जूनागढ़ के लोगों ने नवाब के खिलाफ विद्रोह कर दिया। बढ़ते विरोध के बीच नवाब को पाकिस्तान भागना पड़ा और जूनागढ़ भारत का हिस्सा बन गया। दूसरी ओर निजाम ने हैदराबाद को आजाद देश घोषित कर दिया और पाकिस्तान के साथ गठबंधन बनाने की कोशिश की थी। भारत ने निजाम से अपना फैसला बदलने की अपील की। जून 1948 में माउंटबेटन ने हैदराबाद को भारत से समझौता करने की सलाह दी। प्रस्ताव के तहत हैदराबाद भारत की संप्रभुता के अधीन एक स्वायत्त राष्ट्र का दर्जा पा सकता था, लेकिन निजाम ने मानने से इनकार कर दिया। किसी को साथ लाने के लिए लालच भी देते हैं, धमकी भी देते हैं, फिर अगर मौका पड़ा तो युद्ध भी कर लेंगे। सरदार पटेल में वो सारी खूबियाँ थी। यही वजह था कि उन्हें इंटीरियर मिनिस्टर बनाया गया। उस ज़माने में होम मिनिस्टर नहीं कहते थे, इंटीरियर मिनिस्टर एंड दिस। और सरदार पटेल को ये जिम्मेदारी दी गई 563 रियासतें जो इंडिपेंडेंट अपने को डिक्लेयर करना चाहती थी उनका यूनिफिकेशन करें। और सरदार पटेल ने इस काम को बखूबी बीपी मेनन के साथ मिलकर किया। बीपी मेनन एक हमारे देश के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान है। 4 स्टेट्स कह लीजिए, छोटी सी स्टेट नाभा है यहीं पास में ही, भोपाल की समस्या थी, जूनागढ़ की समस्या थी और हैदराबाद की। इस बीच हैदराबाद में सांप्रदायिक दंगे शुरू हो गए। भारत ने
हैदराबाद में ऑपरेशन पोलो के तहत सेना भेजने का फैसला किया। 13 सितंबर 1948 को भारत और हैदराबाद के बीच एक छोटी सी जंग हुई। 18 सितंबर को हैदराबाद भारत का हिस्सा बन गया। सरदार पटेल ने एक एक करके, चाहे जूनागढ़ हो, चाहे वो नाभा हो, चाहे भोपाल हो, सब समस्याओं का समाधान समय रहते कर लिया। 2 समस्याएं ऐसी थी, एक तो कश्मीर और दूसरी हैदराबाद, जिसमें पंडित नेहरू बराबर इंटरफियर करते रहे। ये सारी खतों किताबत है, सरदार पटेल करिस्पॉन्डेंस में है, नेहरू के कंप्लीट वर्क्स में है, सिलेक्टेड वर्क्स में है, सारी करिस्पॉन्डेंस देख लीजिए। तो नेहरू कॉन्स्टेंटली इंटरफियर करते रहे। सरदार पटेल अंततः ऊब कर, राजगोपालाचारी उस समय गवर्नर जनरल बन चुके थे, तो राजगोपालाचारी और जवाहरलाल नेहरू दोनों को डार्क में रख के हैदराबाद में आर्मी भेज दी। अगर वो एक्शन न लिया जाता तो हैदराबाद आज इंडिपेंडेंट स्टेट बना रहता। इधर 22 अक्टूबर 1947 को कश्मीर पर कब्जे के इरादे से पाकिस्तान ने अपनी सेना के जवानों और कबायलियों के साथ हमला बोल दिया। महाराजा हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी। भारत ने विलय पत्र पर दस्तखत किए बिना मदद भेजने से इनकार कर दिया। आखिर 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने विलय के कागजात पर दस्तखत कर ही दिए। वहीं मार्च 1948 में नवाब हमीदुल्लाह ने भोपाल के स्वतंत्र रहने की घोषणा की और मई में एक मंत्रिमंडल घोषित कर दिया। लेकिन भोपाल की जनता ने इसका विरोध किया, जिसके चलते 29 जनवरी 1949 को नवाब को मंत्रिमंडल को बर्खास्त करना पड़ा था। भारत के दबाव और जनता के विरोध के बीच 30 अप्रैल 1949 को नवाब ने विलय पत्र पर दस्तखत कर दिए। 1 जून 1949 को भोपाल रियासत भारत का हिस्सा बन गई। इस तरह तमाम देसी रियासतें भारत में आ मिली और सदियों पुरानी सभ्यता को एक नया और मजबूत रूप मिला। देश की एकता और मौजूदा स्वरूप को तैयार करने में भारत रत्न सरदार पटेल की बुनियादी भूमिका को नमन करता भारत सदा इनका ऋणी रहेगा। जैसे सबने आज ये प्रार्थना की, ऐसे सब मजहब वाले लोग मोहब्बत से एक दूसरे के साथ बिखर रहे, कोई झगड़ा के साथ न करे। हमारा मुल्क को हमें मजबूत बनाना है, ताकतवान बनाना है। उसमें आप लोग सब साथ दे, उसमें मुझको आप आशीर्वाद दे, तब तो मेरा जिंदा रहना ज्यादा काम की बात है। नहीं तो इसी हालत में मरना सबसे ज्यादा उत्तम है कि जब सब लोग कहते हैं कि आदमी ठीक था, कुछ बोलता तो कुछ कड़ी बात कहता भी था, लेकिन ठीक है, इसी इज्जत से मरना बहुत अच्छा है। और मैं मुल्क के पास यही उम्मीद करता हूँ कि सारा मुल्क इसी के पर चलने वाला है।